Assalamu alaikum. I hope you guys are fine. So in this particular video we are going to continue the discussion and series of CS409, that is Introduction to Database Administration. एंड एज़ यू कैन सी इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने इंशाल्लाह टॉपिक नंबर 201 से ऑनवर्ड्स जो है वो अपने डिस्कशन का स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे बैकअप एंड रिकवरी कॉन्सेप्ट्स की। तो बैकअप और रिकवरी ओवरऑल एक सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स है जिसमें कुछ मैकेनिज़्म और स्ट्रेटजीज आती हैं जिसके ज़रिए से हम अपनी डेटाबेस में मौजूद डेटा को जो है वो लॉस होने से बचा सकते हैं। ठीक है, डेटा लॉस को हम बचा सकते हैं अपनी डेटाबेस में बैकअप एंड रिकवरी के ज़रिए से। और उसके अलावा लाइक डेटा लॉस क्यों होता है, वो मीडिया फेलियर भी हो सकता है या यूज़र एरर्स भी। तो इन दोनों को हम आगे जाके जो है वो इंशाल्लाह डिटेल में देखते हैं। तो बैकअप अब बेसिकली क्या है, बैकअप जो है वो एक कॉपी ऑफ डेटा है और बैकअप में जो है वो आपके डेटा बेस की इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं, जैसे डेटा फाइल्स हो गई, कोई सर्वर की पैरामीटर फाइल हो गई लाइक एसपी फाइल जिसे हम कहते हैं, कोई कंट्रोल फाइल हो गई। ठीक है, तो सैम्पल बैकअप और रिकवरी सिनेरियो, फॉर एग्जांपल आपके पास एक डिस्क थी, उसमें डेटा पड़ा हुआ था और वो डिस्क ड्राइव जो है वो फेल हो गई, करप्ट हो गई। ठीक है, तो क्या होगा कि हम बैकअप करेंगे और सारे का सारा डेटा जो है वो अपना रिकवर कर लेंगे। सो लाइक अगर आपके पास कोई फ़ाइल जो है वो डिस्कार्ड हो गई है, तो अगर तो उस डिस्कार्डेड उस लॉस्ट फाइल का डेटा पड़ा हुआ है तो हम उसको बैकअप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने स्टार्ट में ही कोई ऐसी ऑप्शन अपने कोड में लगा दी थी कि बैकअप उसका बने ही ना, तो फिर डेफिनेटली उसका बैकअप जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, फिर बैकअप्स की दो टाइप्स आ जाती हैं, एक फ़िज़िकल है और एक लॉजिकल बैकअप्स हैं। फ़िज़िकल बैकअप्स की जब हम बात करते हैं तो फ़िज़िकल बैकअप्स जो हैं वो वाले बैकअप होते हैं जो किसी फ़िज़िकल फाइल्स के हम आमतौर पर कर रहे होते हैं, और ये आमतौर पे आपकी डेटाबेस को जो है वो रीस्टोर करने के लिए या रिकवर करने के लिए यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो समझ लें कि किसी डिस्क पे डेटा पड़ा होता है, तो आपने वहाँ से अगर आपको लग रहा है कि वहाँ से जो है वो लाइक डेटा लॉस हो सकता है या इस तरह से कोई सीन बन सकता है, तो आपने क्या करना है, उस डेटा की कॉपी बना के किसी और जगह पे पेस्ट कर लेनी है, तो हम कहेंगे कि हमने बैकअप कर लिया। तो ये था फ़िज़िकल बैकअप जो फ़िज़िकल डेटा फाइल्स का होता है। फिर एक लॉजिकल बैकअप है जो लॉजिकल डेटा फाइल्स का होता है, और इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपकी ओरेकल के वेरिएंट के अंदर जो आपकी डेटाबेस होती है उसको हम एक्सपोर्ट करके किसी बाइनरी फाइल की शक्ल में हम स्टोर कर लेते हैं, और फिर बाद में अगर हमें चाहिए हो डेटा तो हम उस बाइनरी फाइल से उठा के दोबारा जो है वो इंपोर्ट करके ले आते हैं अपनी ओरेकल डेटाबेस में। सो अगेन आई रिपीट के फ़िज़िकल बैकअप जो है वो फ़िज़िकल डेटा फाइल्स का होता है। ठीक है, और जो लॉजिकल बैकअप है वो बेसिकली लॉजिकल डेटा का होता है, और इसमें हम क्या करते हैं कि ओरेकल के अंदर जो हमारी डेटाबेस होती है वहाँ से डेटा को कॉपी करते हैं और किसी बाइनरी टेक्स्ट की फॉर्म में, बाइनरी फाइल की फॉर्म में हम किसी जगह पे जाके उसको स्टोर कर लेते हैं लॉजिकल बैकअप में, और फिर जब हमें कभी बाद में चाहिए होता है तो हम बाद में उसको फिर से री इम्पोर्ट कर लेते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। सो जो फ़िज़िकल बैकअप्स होते हैं वो आमतौर पे ज़्यादा मैंडेटरी होते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वो चाहिए होते हैं। तो लॉजिकल बैकअप्स जो हैं वो मतलब एडिशनल कह लेंगे हेल्प के तौर पे काम करते हैं, कि वो एज अ सप्लीमेंट काम करते हैं फ़िज़िकल बैकअप के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल फ़िज़िकल बैकअप चल सकता है विदाउट लॉजिकल बैकअप, लेकिन अगर आप अपने डेटाबेस में सिर्फ लॉजिकल बैकअप कैरी आउट कर रहे हैं सो इट्स नॉट दैट इनफ, हमें फ़िज़िकल बैकअप एट द वेरी एंड ऑफ द डे चाहिए ही होगा। ठीक हो गया। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 202। इसमें फ़िज़िकल और लॉजिकल डेटा लॉस की बात करनी है। अब यहाँ पे डेटा लॉस वगैरह जो हैं वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मीडिया फेलियर और यूज़र एरर, जिनको हमने आगे जाके देखना है। तो आमतौर पे क्या होता है कि मीडिया फेलियर और यूज़र एरर, मतलब ये दोनों जो एरर्स होते हैं ना, ये दोनों जो फेलियर्स होते हैं उसमें हमें बैकअप चाहिए होता है, फ़िज़िकल और लॉजिकल बैकअप। उसके अलावा भी बहुत सारी तरह के फेलियर्स होते हैं जो आपकी डेटाबेस को फेस करने पड़ सकते हैं। जैसे आपके लाइक और कोई इशू आ गया डिस्क वगैरह का या मेमोरी का, तो उसमें जो है वो डीबीए को उन फेलियर्स को कोप अप करने के लिए, उन्हें हैंडल करने के लिए बैकअप की तरफ नहीं जाना पड़ता, रिकवरी की तरफ नहीं जाना पड़ता। बस वो आमतौर पे क्या करता है कि डेटाबेस को शट डाउन करके रीस्टार्ट कर लेता है, या फिर ज़्यादा डिस्क स्पेस का अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्क स्पेस ज़्यादा दे देता है एंड ऑल दिस। तो कहने का मकसद है कि फेलियर्स और एरर्स बहुत तरह के होते हैं, लेकिन आपके पास जो मीडिया फेलियर और यूज़र एरर हैं इनमें आपको बैकअप की तरफ जाना पड़ता है, और बाकियों में जो है वो बाकी थोड़े लो लेवल के सोल्यूशन से जो है वो आपका काम चल जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि यूज़र एरर बेसिकली क्या होते हैं। यूज़र एरर तब होते हैं कि अगर हम मैनुअली कोई स्टेप परफॉर्म करें डेटाबेस में, तो आपने कोई स्टेप स्किप कर दिया दरमियान में से, या फिर आपके डेटाबेस में कोई डेटा चेंज हो गया, या वो
डिलीट हो गया जो नहीं होना चाहिए था, ठीक है। उसके अलावा लाइक आपने कोई टेबल ड्रॉप कर दिया डेटाबेस में जो आपने नहीं करना था, जो आपको चाहिए था बाद में, तो मतलब इस तरह के यूज़र एरर हैं जो यूज़र की तरफ से होते हैं। सो अगर हम यूज़र्स को ट्रेन वगैरह करें तो नो डाउट हम काफ़ी हद तक जो है वो यूज़र एरर से प्रिवेंट करवा सकते हैं अपनी डेटाबेस को, लेकिन फिर भी हमें पता है कि 100% आइडियल कोई भी सिस्टम नहीं होता। सो क्या होता है कि बेटर चॉइस ये है कि हम जो है वो यूज़र एरर्स को डील करने का हमें तरीका आता है। उसके बाद मीडिया फेलियर बेसिकली ये होता है कि आपके डिस्क पे जो है वो डेटाबेस में डेटा मौजूद है और हम वहाँ से रीड और राइट फंक्शन में कोई एरर आ रहा है कि वो हम नहीं कर सकते। अब ये क्यों हो सकता है कि आपकी जो डिस्क है उसमें कोई फिज़िकल प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे वो हेड जो होता है जो रीड राइट ऑपरेशंस कैरी आउट करता है डिस्क में, हो सकता है कि उसमें कोई क्रैश आ गया है या मतलब उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का कोई ग्लिच आ गया है, तो वो होता है कि मीडिया की तरफ से जो फेलियर होता है। और यूज़र एरर होते हैं जो लाइक जो हम यूज़र्स होते हैं एंड यूज़र्स, उनकी अगर कोई मिस्टेक हो तो वो यूज़र एरर होते हैं, जो बाकी होते हैं वो मीडिया फेलियर्स में आ जाते हैं तकरीबन। अच्छा, फिर लॉजिकल बैकअप की बात करते हैं। लॉजिकल बैकअप बेसिकली डेटा को कॉपी करता है, फिजिकल फाइल्स को नहीं कॉपी करता। और ये जो डेटा को कॉपी करता है लॉजिकल बैकअप, वो एक जगह से एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल में जो है वो, या कह लें कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में लेके जाता है डेटा को, ठीक है। फिर उसके अलावा जो फुल लॉजिकल बैकअप होता है उसकी मदद से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स को जो है वो मूव करवा सकते हैं। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के दरम्यान में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम मूव करवा सकते हैं, या कह लें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं पूरी पूरी एप्लीकेशंस को, डेटा की रिपोजिटरीज़ को, या डेटा कलेक्शंस जिन्हें हम कह रहे होते हैं। उसके अलावा इंडिविजुअल पीसीस को, जैसे स्क्रिप्ट्स हो गई, कोई डेटा फॉर्म्स हो गए, कोई कंस्ट्रेंट्स की फ़ाइल हो गई, कोई रूल की फ़ाइल हो गई, ठीक है। फिर लाइक आउटकम ऑफ लॉजिकल बैकअप बेसिकली क्या है कि लॉजिकल एक्सपर्ट बैकअप जो है वो जनरेट करता है एक एसक्यूएल स्टेटमेंट, और उसमें हमें पता चल जाता है कि जितने भी आपके पास टेबल डेटा हैं वो किसी बाइनरी फाइल में आ जाते हैं। फिर उस बाइनरी फाइल को हम किसी और जगह पे जाके जो है वो स्टोर कर लेते हैं, और फिर हमें लेटर ऑन कभी चाहिए हो तो फिर हम उसको री इम्पोर्ट कर लेते हैं। फिर पीरियोडिक लॉजिकल एक्सपोर्ट बैकअप्स आमतौर पे कहा जाता है कि हर हफ्ते जो है वो हम ये वाला लॉजिकल बैकअप कैरी आउट करें। तो ये बेसिकली पीरियोडिक लॉजिकल बैकअप तब होता है जब आपके फिजिकल बैकअप्स बार बार फेल हो रहे हों, या फिर आपकी जो डेटाबेस मशीन्स हैं वो अनअवेलेबल हों, तो ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लॉजिकल बैकअप ऑफ अ स्कीमा और यूज़र। अब यहाँ पे देखें लॉजिकल बैकअप वही बात आ गई कि ये क्या करता है कि डेटा को कॉपी करता है एक जगह से दूसरी जगह, और उसके अलावा लोकेशन ऑफ डेटा नहीं रिकॉर्ड करता, लेकिन डेटा को एक लोकेशन से दूसरी जगह पे जो है वो ट्रांसमिट कर देता है। कौन? लॉजिकल बैकअप। और इसमें आपके पास स्कीमा का, टेबल्स का, आपकी डेटाबेस का, आपकी टेबल स्पेस का, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आमतौर पे ये टेबल जो है वो लाइक जो लॉजिकल बैकअप है ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन कैरी आउट करके लेके जा रहा होता है। फिर आपके पास आ जाती है एक्सपोर्ट यूटिलिटी। एक्सपोर्ट यूटिलिटी को हम एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट पम्प भी कह रहे होते हैं, और ये ओरेकल का कह लें एक फ़ीचर है मेन, और जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि हम लॉजिकल बैकअप्स को कैरी आउट कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट यूटिलिटी बेसिकली एक इस तरह का फ़ीचर है या इस तरह की फंक्शनैलिटी है जिसकी मदद से हम डेटा को, डेटाबेस की डेफिनेशंस को कॉपी करते हैं और उसे किसी बाइनरी ऑपरेटिंग सिस्टम की फ़ाइल में जो है वो सेव करते हैं, और फिर हमें लेटर ऑन कभी अपने स्कीमा में, अपनी डेटाबेस में चाहिए तो फिर हम उसको जो है वो रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर एक्सपोर्ट यूटिलिटी के कुछ बैकअप बेनिफिट्स हैं कि डेटा ब्लॉक्स की जो करप्शन है उसको डिटेक्ट हम कर सकते हैं, और डेफिनेटली जब डिटेक्ट कर सकते हैं तो हम उसका कोई करेक्टिव एक्शन उसके लिए ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर यूज़र ने यूज़र एरर के नतीजे में कोई ड्रॉप कर दिया टेबल, तो उसको जो है वो फाइंड आउट किया जा सकता है और उसको इरेडिकेट कर सकते हैं। उसके अलावा ये पोर्टेबल बैकअप है कि इसको क्या होता है कि लाइक आपने एक्सपोर्ट करके, एक्सपोर्ट यूटिलिटी की मदद से आपने अपने स्कीमा में मौजूद किसी टेबल का, किसी व्यू का, मतलब किसी भी चीज़ का कोई एसक्यूएल का कोड आपने लिखा हुआ था और वो आपने एक्सपोर्ट करके बाइनरी फाइल तो उसकी बना दी। अब जब उसका इंपोर्ट करने की बारी आई तो क्योंकि ये पोर्टेबल बैकअप है तो आपके पास पहले ओरेकल का कोई 11G फॉर एग्जांपल वेरिएंट था, और जब इंपोर्ट करने की बारी आई तो आपका वेरिएंट 13G लाइक कोई अपडेटेड किसी और वेरिएंट में आपने जो है वो उसको इंपोर्ट करना है। तो कहने का मकसद है क्योंकि ये पोर्टेबल बैकअप है तो हम इसको इजीली जो है वो हायर वेरिएंट्स में भी कर सकते हैं। सो वेरिएंट जो है वो आमतौर पे इशू नहीं बनता एक्सपोर्ट यूटिलिटी में। अच्छा जी, फिर आ जाता है लेक्चर 205। यहाँ पे हमने बात करनी है लॉजिकल बैकअप ऑफ स्कीमा कंटेंट टेबल। अब यहाँ पे देखें कि हमने लॉजिकल बैकअप अगर करना होता है या तो फुल बैकअप अगर आपने करना है, फुल लॉजिकल बैकअप में आपके पास टेबल्स का, स्कीमा का, उसके अलावा टेबल स्पेस का, मतलब इस तरह से रेलिवेंट आपके स्कीमा में मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं उनका लॉजिकल बैकअप आ जाएगा। और टेबल्स
क्या है कि अगर हम अलग से सिर्फ टेबल्स का बैकअप करना चाहें तो ये भी हमारे पास एक ऑप्शन है। तो बेसिकली हमने क्या करना होता है कि अगर आपने फुल लॉजिकल बैकअप करना है तो फुल इज इक्वल टू वाई ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है या रन करनी है एसक्यूएल के कमांड प्रॉम्प्ट में, और फुल इज इक्वल टू वाई का मतलब होगा कि फुल इज इक्वल टू यस। तो लॉजिकल बैकअप जो है वो हमारे पास यहाँ पे देखें आपको नज़र आ रहा है फुल इज इक्वल टू वाई। तो फिर क्या होगा कि जो लॉजिकल बैकअप है वो सारे टेबल्स और स्कीमाज और व्यूज़ सब पे जो है वो चलेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने किसी इंडिविजुअल टेबल को एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पे देखें हमने सिंपल टी लिख दिया, यहाँ पे फुल इज इक्वल टू वाई नहीं आपने करना, सिर्फ लाइक टी के इक्वल इसको कर देना, तो फिर हमें चलेगा कि किसी इंडिविजुअल टेबल का है ये। फिर नेक्स्ट आ जाता है 206। इसमें हमने बात करनी है कोल्ड फिज़िकल बैकअप की। और अच्छा, अब दो बैकअप्स होते हैं, एक ऑफलाइन बैकअप होता है जिसे हम कोल्ड बैकअप कहते हैं, एक ऑनलाइन बैकअप होता है जिसे हम हॉट बैकअप कहते हैं, ठीक है। ऑफलाइन या कोल्ड बैकअप जो है वो परफॉर्म करने के लिए हम ये ज़रूरी होता है कि हम डेटाबेस को पहले कम्प्लीटली शट डाउन करें। तो एक इसका थोड़ा सा नुकसान ये हो जाता है कि अगर आपकी डेटाबेस, अगर आपका स्कीमा जो है वो 24 घंटे अगर आपने ऑन रखना है, उसमें कोई ऐसी फंक्शनैलिटीज़ हैं या उसमें कुछ ऐसी वर्किंग की जा रही है कि उसको हम ऑफ़ नहीं कर सकते, तो फिर वहाँ पे हम कोल्ड फिज़िकल बैकअप जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा एडिशनली यू कैन ओनली रिकवर द डेटाबेस अप टू द पॉइंट व्हेन द लास्ट बैकअप वाज मेड। अच्छा, जब अब क्या होगा कि अगर हम कोल्ड फिज़िकल बैकअप जो है वो करते भी हैं तो उसकी मदद से क्या होगा कि हम सिर्फ वहीं तक का डेटा रिकवर कर सकते हैं जहाँ तक जो है वो लास्ट बैकअप किया गया था, उससे पिछला डेटा जो है वो हम रिकवर नहीं कर सकते। अगर वो लॉस्ट भी है, अगर इवन देन अगर आप कोल्ड फिज़िकल बैकअप कैरी आउट कर रहे हैं तो क्या होगा कि लास्ट टाइम जहाँ तक बैकअप किया था उतने तक के दरमियान का जो है वो डेटा रिकवर हो जाएगा, बाकी नहीं होगा, ठीक है। ये दो इसके मेन पॉइंट्स हो गए। उसके अलावा यहाँ पे अब बात आएगी आर्काइव लॉग मोड की, आप आगे भी आपको देखने को मिलेगा। आर्काइव लॉग मोड में हम क्या करते हैं कि अगर आपकी डेटाबेस में आर्काइव लॉग मोड जो है, अगर तो ये यस पे या टिक पे या चेक बॉक्सेस का क्लिक हुआ है तो इससे क्या होगा कि हम सारे का सारा डेटा जो है वो रिकवर कर सकते हैं फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। तो ये एक इसकी अच्छी ऑप्शन है कि अगर हम आर्काइव लॉग मोड को इनेबल करते हैं तो। अच्छा, फिर जो ऑफलाइन बैकअप है जिसे मैं कोल्ड फिज़िकल बैकअप कह रही हूँ, उसमें आमतौर पे किस किस तरह की फ़ाइल्स जो हैं वो कॉपी की जा सकती हैं या रिकवर की जा सकती हैं। वो डेटा फाइल्स भी हो सकती हैं, कुछ इनिशलाइजेशन या कन्फिग्रेशन फाइल्स होती हैं और कुछ कंट्रोल फाइल्स, ठीक हो गया। फिर उसके बाद कोल्ड बैकअप को परफॉर्म कैसे करते हैं। अगर आपने कोल्ड बैकअप जो है वो, या जिसे हम ऑफलाइन बैकअप कहते हैं, अगर वो करना है तो उसके लिए पहले आपको पता होनी चाहिए कि जो फाइल्स मैंने बैकअप करनी है उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि डेटाबेस का स्ट्रक्चर, उसका पूरा कह लें कि सिंटेक्स और पूरा कोड ब्लॉक्स जो हैं वो हर रोज़ के हिसाब से जो है वो चेंज हो रहे होते हैं, उसमें नई फाइल्स आ रही होती हैं, कुछ रिमूव हो रही होती हैं। तो पहले क्या होता है, लाइक बेटर ऑप्शन आपके पास सेफ साइड ये है कि हम पहले अपने एसक्यूएल के कमांड प्रॉम्प्ट में जाके मतलब एसक्यूएल की क्यूरी कुछ इस तरह से लिखें कि हमें पता चल जाए कि अच्छा वो फाइल्स जो हैं वो कहाँ पे पड़ी हैं, क्योंकि आपके डायनामिक सिस्टम्स होते हैं तो वो वक्त के साथ जो है वो अपडेट होते रहते हैं। तो अगर हम प्रॉपर चैनल से जो है वो उनका पहले ट्रैक देखेंगे तो बाद में डेफिनेटली हम बेटर वे में बैकअप जो है वो कैरी आउट कर सकेंगे। अच्छा, फिर आ जाता है कोल्ड बैकअप यूजिंग आरमैन। आरमैन क्या होता है, रिकवरी मैनेजर। और यहाँ पे आप देखें कि अगर आपने रिकवरी मैनेजर को यूज़ करते हुए कोल्ड बैकअप परफॉर्म करना है तो उसके लिए पहले आपने डेटाबेस को आर्काइव मोड में लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो ऐसी लोकेशन पे जाना है अपनी डायरेक्टरी में जहाँ पे ये रिकवरी मैनेजर जो है वो काम कर सकता हो, और फिर उसके कमांड प्रॉम्प्ट में आपने जाके कह देना है शो ऑल। और इससे क्या होगा कि आपकी जो सारी फाइल्स और सारी डायरेक्टरीज़ जो बैकअप होने के काबिल हैं समझ लें, वो जो है वो की जा सकती हैं, ठीक है, नज़र आ जाएंगे आपको। उसके बाद है स्टार्ट बैकअप यूजिंग आरमैन या रिकवरी मैनेजर। तो वो हमने स्टार्ट बैकअप कैसे करना है, हमने कहना है बैकअप एज बैकअप सेट डेटाबेस, यहाँ पे आगे जो है वो आपने डेटाबेस का नाम दे देना है। फिर चलते हैं टॉपिक 208 की तरफ। इसमें फिर आ जाता है हॉट बैकअप कॉन्सेप्ट। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपके पास जो फिज़िकल बैकअप्स होते हैं उनकी दो टाइप्स हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो अब ये ऑनलाइन बेसिकली बैकअप है। ये हॉट बैकअप जो है जिसे हम ऑनलाइन बैकअप कहते हैं, ये तब कर सकते हैं हम जब आपका जो डेटाबेस है उसके लिए ज़रूरी हो कि वो सारे के सारा टाइम जो है वो ऑन रहे या ऑनलाइन रहे, ठीक है। इसीलिए हम इसको ऑनलाइन बैकअप कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि सारी की सारी जो आपकी डेटाबेस की फ़ाइल्स हैं वो कॉपी भी हो जाती हैं। और हाँ, ये इसका एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज समझ लें कि थोड़े से चेंजेस जो हैं वो कॉपी करने के दरम्यान में डेटा को हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हम ऑफलाइन बैकअप को भी आर्काइव लॉग मोड में रखें तो सारे का सारा बैकअप कंप्लीट हम कर सकते हैं। इसी तरह ऑनलाइन बैकअप जो है उसको हम कहते ही आर्काइव लॉग बैकअप हैं। क्योंकि जब हम हॉट बैकअप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट समझ लें कि आर्काइव लॉग मोड में ही आपकी डेटाबेस जो वो काम कर रही होती है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद अब
जैसे हमने देखा था कि ऑफलाइन बैकअप में आप किस तरह की फ़ाइल्स जो हैं वो रिकवर कर सकते हैं, बैकअप कर सकते हैं। इसी तरह हॉट बैकअप में जो है वो हम डेटा फाइल्स है टेबल स्पेस की कर सकते हैं, आर्काइव, रीडू लॉग फाइल्स। अब रीडू लॉग फाइल्स क्या होती हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर कंट्रोल फाइल्स और इनिशलाइजेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें कि स्टार्टअप आर्काइव मोड में अब सिंपल आपने क्या करना है कि पहले डेटा को जो है वो डेटाबेस को जो है वो आपने शट डाउन करना है। यहाँ पे देखें जैसे डिसमाउंटेड लिखा हुआ है और मैंने आपको बताया था कि डिसमाउंट, नो माउंट, तो इनका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि आपने पहले प्रॉपर क्यूरी के ज़रिए से, प्रॉपर कमांड के ज़रिए से आपने कह दिया कि इंस्टेंस को शट डाउन करना है, फिर आपने दोबारा से स्टार्टअप करना है। और यहाँ पे अब आपने क्या करना है कि ये जो डेटाबेस का लॉग मोड था ना, उसे आर्काइवल मोड पे सेलेक्ट क्लिक कर देना है, या ये अगर हम हॉट बैकअप परफॉर्म कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये हो जाएगा। अच्छा जी, अब आ जाता है टॉपिक 209। यहाँ पे हॉट बैकअप का हमने देखना है डेमो। अच्छा जी, अब कुछ स्टेप्स हैं जो हमने हॉट बैकअप या जिसे हम ऑनलाइन बैकअप कहते हैं वो करने के लिए हमने परफॉर्म करने होते हैं। सबसे पहले जो है वो आपने अपने टेबल स्पेस क्या होती है, वो कह लें कि पूरा एक वो जो वर्क स्पेस होती है, या पूरी एक डायरेक्टरी, या वो पूरा इन्वायरमेंट जिसमें हम काम कर रहे होते हैं। और एक ये मतलब प्रोफेशनल तरीका होता है कि अगर आपने किसी डेटाबेस में काम करना है तो सबसे पहले जो है, अगर आप कोई प्रोग्राम वगैरह लिखने लगे हैं, कुछ भी मॉडिफिकेशन हम करने लगे हैं, तो आपने पहले क्रिएट टेबल स्पेस और फिर प्रॉपर एक टेबल स्पेस का नाम देना है। तो ये नहीं करना कि पिछले यूज़र ने कुछ छोड़ा होगा टेबल स्पेस तो उसी में आगे कंटिन्यू कर लें, या कल या परसों या 10 दिन पहले आपने कोई टेबल स्पेस बनाया था तो उसी में काम कंटिन्यू करें। इससे क्या होता है, हम मेमोरी को बेटर वे में जो है मैनेज कर सकते हैं। अब सबसे पहले हॉट बैकअप का डेमो अगर हम देखें तो आपने अपनी जो टेबल स्पेस है उसको रख देना है बैकअप मोड में, फिर सारी डेटा फाइल्स को कॉपी कर लेना है। एंड वंस यू आर डन विद दिस, तो आपने जो है वो सारी कंट्रोल फाइल्स को और सारी इनिशलाइजेशन फाइल्स को जो है वो बैकअप करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने आर्काइव मोड को स्टॉप करना है, और फिर जाके जो आर्काइव मोड वाली फाइल्स होंगी उनको बैकअप करना है, और फिर दोबारा से सारा आर्काइव प्रोसेस जो है वो रीस्टार्ट करना है। इन स्टेप्स को आपने 4-5 बार देख लेना है। इट मे हैपन कि ये आपके शॉर्ट या लॉन्ग में आ सकते हैं। अच्छा जी, फिर यहाँ पे एडवाइस है आपके पास किस चीज़ के लिए, हॉट बैकअप के लिए। एन ऑनलाइन बैकअप ऑफ डेटाबेस विल कीप द डेटाबेस ओपन एंड फंक्शनल। अच्छा, तो अब वो कह रहा है कि इट इज़ एडवाइस टू स्केड्यूल ऑनलाइन बैकअप्स व्हेन देयर इज़। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि हमने जैसे कहा कि जो ऑनलाइन बैकअप है ये ऐसी डेटाबेसेस के लिए हम करते हैं जहाँ पे हमारे लिए ज़रूरी हो कि आपने 24 घंटे जो है वो अपने डेटाबेस को एक्टिव ही रखना है। तो अब उसने कहा कि ऑनलाइन बैकअप के लिए ये तो ज़रूरी है कि ये ऑनलाइन ही रहेगा फंक्शन आपका डेटाबेस, लेकिन अब ये मेक श्योर करें कि जैसे बैंक है अगर फॉर एग्जांपल, तो उसकी कोई टाइमिंग्स होती हैं कि अगर वो 24 घंटे खुला भी हुआ है या बैंक ऑन भी है, तो क्या होगा कि कोई टाइमिंग्स ऐसी होंगी जिसमें कस्टमर्स और क्लाइंट्स का ट्रैफिक थोड़ी सी कम आ रही होगी। तो आपने अपनी डेटाबेस की ट्रैफिक जो है वो नोट करनी है, और जब लीस्ट यूज़र एक्टिविटी होगी तो तब जो है वो ये आपने ऑनलाइन बैकअप परफॉर्म कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि हमें डेटाबेस एक्सप्लिसिटली जो है वो शट डाउन भी नहीं करना पड़ेगा, और ऑनलाइन बैकअप जो है वो भी परफॉर्म हो जाएगा, और हमारे इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज भी बेटर वे में मैनेज हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या एक नुकसान इसका है ये कि अगर लाइक ये सिस्टम्स इतने सेंसिटिव होते हैं कि अगर जिस टाइम पे यूज़र एक्टिविटी ज़्यादा है और उसी टाइम पे आपने ऑनलाइन बैकअप स्टार्ट कर दिया, तो उनको जो है वो सिस्टम हैंग होता हुआ वो फील कर सकते हैं, या स्लो रिस्पॉन्स उन्हें मिलेगा, तो फिर उन्हें जो है वो कह लें कि डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ेंगी। तो इसलिए मेक श्योर करें कि आप इसको कोई प्रॉपर टाइम ढूंढ के जो है वो इस ऑनलाइन बैकअप को कैरी आउट करें। अच्छा, फिर आ जाता है टॉपिक 210। यहाँ पे अब हमने अगेन जो है वो बैकअप की बात करनी है कि हम उसमें रीस्टोर का जो प्रोसीजर है वो हम कैसे कर सकते हैं। हम अपनी फ़ाइल्स को, अपनी डेटा फाइल्स को कैसे रीस्टोर कर सकते हैं बैकअप के ज़रिए से यूजिंग आरमैन। एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आरमैन क्या होता है, रिकवरी मैनेजर। अच्छा, यहाँ पे अब देखें कि ये जो डिफरेंट स्टेप्स हैं ना, या तो इसी स्लाइड को गौर से देख लें, या ये जो पूरा मॉड्यूल है इसमें यही वाले टॉपिक्स हैं, वो स्टेप्स जो हैं वो एक एक करके दिखाएं। जैसे देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो पिछली डेटाबेस या जिसमें हम काम कर रहे हैं, जिसमें से फाइल्स रीस्टोर करनी है, उसको जो है वो शट डाउन आपने करना है। और शट डाउन करने के लिए आपने जो है वो शट डाउन अबॉर्ट की कमांड लगानी है। इससे क्या होगा कि जितने भी रिसोर्सेज हैं फ़ौरन से जो है वो रिलीज़ हो जाएंगे, और आपका जो डेटाबेस है वो शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप आ गया कि आपकी डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स हैं आपने उनको रिमूव कर देना है, डिलीट कर देना है। फिर उसके बाद आपने कमांड लगानी है स्टार्टअप नो माउंट, ठीक है। नो माउंट से क्या होता है कि जो आप की इंस्टेंस जो होती है वो क्रिएट तो हो जाती है, लेकिन वो किसी डेटाबेस से एक्सप्लिसिटली कनेक्टेड नहीं होती, और उसको यूज़र जो है वो व्यू वगैरह नहीं कर सकते या उसमें वर्क नहीं कर सकते। अच्छा, फिर नेक्स्ट आ जाता है कि आरमैन टारगेट
के साथ आपने लॉगिन करना है, तो यहाँ पे जैसे देखें लिखा हुआ है कि कनेक्टेड टू टारगेट डेटाबेस, ठीक है। फिर उसके बाद आपने रीस्टोर कंट्रोल फाइल कमांड के ज़रिए से कंट्रोल फाइल्स को रीस्टोर करना है। तो मतलब ये स्टेप्स हैं। अब इनमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपने एज इट इज़ यही स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। इसलिए या तो स्लाइड को देख लें फर्स्ट जो है आपके पास, या फिर इन स्टेप्स को अच्छे से देख लें। अच्छा, अब ऑल्टर डेटाबेस माउंट, फिर उसके बाद रीस्टोर डेटाबेस, फिर रिकवर डेटाबेस, और फिर आखिर में आपने रीसेट लॉग्स। लॉग फाइल्स को कौन सी होती हैं आपके पास? पूरा डॉक्यूमेंट या लिस्ट जिसमें हम डिफरेंट इवेंट्स का एक रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं, ताकि कल को अगर हमें उसे रेफ़र करना पड़ जाए या उसमें से कुछ आपको देखना पड़े तो हमारे पास एक डेटा जो है वो रिकॉर्ड की शक्ल में मौजूद हो। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाता है पार्शियल रिस्टोर लॉजिकल बैकअप। अब पार्शियल नाम से पता चल रहा है कि इस तरह का डेटाबेस बैकअप होगा जिसमें डेटाबेस के किसी सबसेट का, किसी एक पोर्शन का जो है वो बैकअप किया जाएगा, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है वो आपका कोई इंडिविजुअल टेबल स्पेस भी हो सकती है, या कोई सिंगल या वन और मोर देन वन कोई डेटा फाइल्स भी हो सकती हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे फिर अगेन एक और टर्म आ गया कि टेबल स्पेस बैकअप क्या होता है। नाम से पता चल रहा है कि ऐसा बैकअप जो किसी टेबल स्पेस का किया जाए, या ये भी हो सकता है कि काफ़ी सारी मल्टीपल टेबल स्पेसेस जो हैं उनको मिला के हम एक टेबल स्पेस बैकअप भी परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा टेबल स्पेस बैकअप्स जो हैं वो कंसिस्टेंट हों या ना हों, वो सिर्फ तभी किया जा सकते हैं अगर आपका डेटाबेस जो है वो आर्काइव लॉग मोड में, एंड एज आई हैव टोल्ड यू, या आर्काइव लॉग मोड जो है वो आपको अक्सर जगह इस सिलेबस में देखने को मिलेगा। और इसका ये मतलब होता है कि हम जब किसी चीज़ को, किसी डेटाबेस को आर्काइव लॉग मोड में करते हैं तो आपके पास एडिशनल ग्रांट्स और प्रिविलेजेस आ जाती हैं, तो हम सारे के सारे डेटा को जो है वो ईज़िली बैकअप कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अब यहाँ पे स्टेप्स आ गए। आपने जो है वो क्या करना है, सेलेक्ट कमांड लगानी है। सेलेक्ट के आगे जो है वो आपके पास दो कॉलम नेम्स हैं, टेबल स्पेस नेम कॉमा फाइल नेम। फ्रॉम के आगे हम जो है वो लोकेशन सेलेक्ट कर होते हैं। सिस्टम की डॉट DBA डेटा फाइल, सिस्टम से आपने डॉट ऑपरेटर के ज़रिए से फैच कर ली DBA डेटा फाइल्स, ठीक है। और ये आमतौर पे आपको जो है वो डेटा डिक्शनरी व्यू दे रहा होता है। जब फिर वेयर क्लॉज लगा दिया, मैंने आपको बताया था वेयर क्लॉज जो है वो लाइक ऑप्शनल होता है अगर हमने ज़्यादा स्पेसिफिक कोई चीज़ जो है वो मेंशन करनी हो, अदरवाइज़ इसके बगैर भी गुजारा हो जाता है। अच्छा, वेयर टेबल स्पेस नेम इज इक्वल टू यूज़र्स, तो क्या होगा कि यूज़र्स नाम की जो भी टेबल स्पेस क्रिएट की हुई होगी, उसमें से जो है वो ये वाले दो कॉलम्स का डेटा जो है वो फैच होके आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि जहाँ से बैकअप स्टार्ट हो रहा है उसको मार्क करना है। फिर उसके अलावा सारी फाइल्स को बैकअप करना है, और फिर उसके बाद आपने डिफरेंट SQL स्टेटमेंट्स को रन करना है, जैसे ऑल्टर टेबल स्पेस या एंड बैकअप ऑप्शन। यहाँ पे अब दो कमांड्स हैं कि हम रीस्टोर कैसे कर सकते हैं टेबल स्पेस को। तो देखें, आरमैन मैंने आपको बताया रिकवरी मैनेजर कि हम इस पैकेज के अंडर जो है वो काम कर रहे हैं, तो आपको SQL की जगह यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे अब देखें रीस्टोर टेबल स्पेस, आगे टेबल स्पेस का नाम, रिकवर टेबल स्पेस का नाम, तो ये इस तरह से है। अच्छा, फिर इसके बाद आर्काइव लॉग्स को अगर हमने रीस्टोर करना होता है तो हम कहते हैं कि सेट आर्काइव लॉग डेस्टिनेशन टू आर्काइव, और फिर रिस्टोर आर्काइव लॉग। और अगर हम ऑल स्पेसिफाई करते हैं तो आपकी जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी की सारी बैकअप हो जाती हैं, या फिर हम यहाँ पे मज़ीद स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। फिर हमारे पास कंप्लीट और इनकम्प्लीट रिकवरी आ जाती है। कंप्लीट रिकवरी में क्या होता है कि सारे के सारे जो रीडू चेंजेस हैं वो रिकवर हो जाते हैं, ठीक है। और उनका सारा डेटा जो है वो आपके पास बैकअप होके आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके पास, मैंने जो आपको बताया था कि यूज़र एरर और मीडिया फॉल्ट, मतलब ये इस तरह की दो एरर्स हैं जिनकी वजह से हमें बैकअप परफॉर्म करना पड़ सकता है। तो अगर आपका मीडिया फेलियर कोई हो गया तो उसके बाद हम कंप्लीट रिकवरी कर रहे होते हैं, अदरवाइज़ हम कोई पार्ट ऑफ डेटाबेस को भी रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद जो इनकम्प्लीट रिकवरी होती है उसे हम पॉइंट इन टाइम रिकवरी भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि सारी की सारी जो रीडू लॉग फाइल्स होती हैं हम उन सबको नहीं रिकवर कर रहे होते हैं, बल्कि उनका जो कोई एक पार्ट होता है उसको जो है वो हम रिकवर कर रहे होते हैं। इसीलिए हम जो पॉइंट इन टाइम रिकवरी कह रहे होते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे जो आपका डेटा है जिसे रिकवर किए जाने की ज़रूरत है, हम उसको रिकवर कर लेते हैं और बाकियों को इग्नोर कर देते हैं। फिर उसके बाद अब यहाँ पे अच्छा, फिर उसके बाद ये जो डेटाबेस पॉइंट इन टाइम रिकवरी है, इसका ये एब्रिविएशन है, इसको आपने MCQs के लिए देख लेना है। और इसमें आमतौर पे इंक्रीमेंटल बैकअप्स जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं कि एक बैकअप फिर उसके बाद उसकी मतलब उसमें और डेटा फाइल्स इन्हेंस करके, ऐड ऑन करके, और फिर
हम दोबारा से बैकअप परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो डेटाबेस पॉइंट इन टाइम रिकवरी है उसे इनकम्प्लीट रिकवरी भी कहते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया, या टाइम बेस्ड रिकवरी भी कहते हैं। तो ये जो 2-3 टर्म्स हैं उनको आपने जो है वो देख लेना है। फिर उसके बाद डेटाबेस पॉइंट इन टाइम रिकवरी, या जिसे हम इनकम्प्लीट रिकवरी कह रहे हैं, उसको परफॉर्म करने के लिए आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। आपकी जो डेटाबेस है वो आर्काइव लॉग मोड में होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपके पास किसी टारगेट SCN का जो है वो सारा बैकअप ज़रूर होना चाहिए। अब SCN क्या है, सिस्टम चेंज नंबर, ठीक है। ये आपके पास जो है वो ज़रूर होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे अब इनकारनेशन की कुछ टाइप्स आ जाती हैं। अगर क्या है कि आपकी जो करंट इनकारनेशन है वो, इनकारनेशन मतलब स्टेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि इनकारनेशन एक पेरेंट इनकारनेशन होती है, देन यू हैव एंसेस्टर और सिबलिंग इनकारनेशन। अगर तो जो हम करंट आपके पास समझ लें कि स्टेट है, वो किसी और इनकारनेशन से ब्रांच होकर आई है, तो जो उसके ऊपर वाला इनकारनेशन है, जो ऊपर वाली स्टेट है जिससे वो ब्रांच आउट हुई है या जिससे वो बन के आई है, तो हम कहेंगे कि वो उसका पेरेंट है, ठीक है। और नीचे वाली जो आपके पास है वो चाइल्ड इनकारनेशन है। इसी तरह द पेरेंट इनकारनेशन एंड ऑल ऑफ इट्स पेरेंट इनकारनेशंस आर द एंसेस्टर्स इनकारनेशन। अब आप जिस स्टेट में काम कर रहे हैं उसके ऊपर वाले, उससे ऊपर वाले स्टेजेस पे, लेवल्स पे जितनी भी इनकारनेशंस हैं, हम उन्हें सबको मिला के एंसेस्टर इनकारनेशन कहते हैं। और अगर दो इनकारनेशंस, दो स्टेट सेम लेवल पे मौजूद हैं, तो हम उसे सिबलिंग इनकारनेशन कहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अब कुछ अगेन वही स्लाइड रिपीट होगी कि आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके अलावा अब यहाँ पे कमांड्स हैं, जैसे देखें कि अगेन हम रिकवरी मैनेजर में काम कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे SQL की जगह आपको ये नज़र आ रहा है। फिर रिकवर डेटाबेस टू, अब यहाँ हम बेसिकली ऑल्टर समझने कर रहे हैं कि रिकवर डेटाबेस टू SCN 1500। तो ये कस्टमाइज्ड होता है कि हम इसको अपनी मर्ज़ी से अपनी रिक्वायरमेंट्स और नीड्स के मुताबिक ऑल्टर कर सकते हैं। सो रिकवर डेटाबेस टू SCN 1500 या रीसेट डेटाबेस इनकारनेशन टू 1। तो ये कुछ कमांड्स हैं जिनके ज़रिए से हम बेसिकली डेटाबेस में जो है वो हम अनसेस्टर्स और पेरेंट्स और सिबलिंग्स के रिलेशनशिप को जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। फिर यहाँ पे अब बात आ जाती है कि हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को जो है वो कैसे मॉडिफाई करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपोर्ट यूटिलिटी। जो अभी हम थोड़ा सा हमने इसका कॉन्सेप्ट देखा है। एक्सपोर्ट यूटिलिटी बेसिकली आपको एक सिंपल जो है मैकेनिज़्म प्रोवाइड करती है, जिसकी मदद से हम डिफरेंट डेटा ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओरेकल डेटा बेसिस में जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा ओरेकल डेटा बेसिस ऐसी हैं जो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे मौजूद हैं, या उनकी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज है, तो इवन देन जो है हम एक्सपोर्ट यूटिलिटी की हेल्प से डेटा ऑब्जेक्ट्स को एक ओरेकल डेटाबेस से दूसरे में इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे देखें, अच्छा यहाँ पे अब एक ही कॉन्सेप्ट था कि अगर हम किसी भी डेटाबेस के जब एक्सपोर्ट करते हैं, उसका एक्सपोर्ट रन करते हैं, तो उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स और उन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, लाइक अगर कोई टेबल आपने एक्सपोर्ट करना है, तो उस टेबल से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होंगी, वो टेबल पे मौजूद कोई कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, उसकी कोई प्राइमरी की, या कोई आपने क्लस्टरिंग इंडेक्सिंग की है, या आपने कोई कमेंट्स उसमें ऐड किए हुए थे, तो ये सारा कुछ जो है वो एग्जैक्टली कॉपी होकर आपके पास एक्सपोर्ट फाइल में आ जाता है। तो देखें ये टेबल का ओवरऑल आपके पास डेटाबेस था और इसकी आपने एक्सपोर्ट फाइल क्रिएट करनी है, तो यू कैन सी कि यहाँ पे इसका सिक्वेंशियल वे जो है वो क्रिएट हो गया। टेबल 1, फिर उसका इंडेक्स 1, फिर टेबल 2, फिर टेबल 3, फिर टेबल 4। तो मतलब इस तरह एक एक करके सीक्वेंस में जो है वो आपके पास एक्सपोर्ट फाइल क्रिएट हो गई है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद एक्सपोर्ट फाइल जो है वो आमतौर पे बाइनरी फॉर्मेट में क्रिएट की गई एक डंप फाइल है, जो आमतौर पे स्टोर्ड होती है किसी भी डिस्क या टेप में, ठीक है। सो अगेन आई रिपीट कि ये डंप फाइल का जो टर्म है वो आपको आगे सिलेबस में देखने को मिलेगा। एक्सपोर्ट फाइल को हम आमतौर पे डंप फाइल कहते हैं, बट द थिंग इज़ कि ये ऐसी डंप फाइल है जो बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्टेड होती है, और ये कहाँ पे स्टोर्ड होती है, ये आपकी डिस्क या टेप में स्टोर्ड होती है। उसके अलावा ये जो डंप फाइल्स होती हैं उन्हें हम FTP के ज़रिए से, लाइक फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के ज़रिए से, या फिर फिज़िकली हम एक जगह से दूसरी जगह, एक साइड से दूसरी साइड में इनको जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि डंप फाइल्स को जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम ओरेकल इंपोर्ट यूटिलिटी के बाद के ज़रिए से जो है वो उनको बाद में इंपोर्ट कर सकते हैं, उनको रीड कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बात आ गई कि द वेरिएंट ऑफ इंपोर्ट यूटिलिटी कैन नॉट बी अर्लियर दैन द वेरिएंट ऑफ एक्सपोर्ट यूटिलिटी। ये बात आपने याद रखनी है कि अगर आपने डंप फाइल को क्रिएट करना है, एक्सपोर्ट डंप फाइल को, तो जो एक्सपोर्ट करने के लिए जो आपने वेरिएंट ओरेकल का यूज़ किया था, समझ लें, या ओवरऑल जो इस फाइल का वेरिएंट यूज़ किया था, अब इंपोर्ट करने के लिए उससे थोड़ा सा हायर ही वेरिएंट चाहिए इन केस ऑफ यूटिलिटी फाइल्स, ठीक है।
तो अब जो हमने ओरेकल डेटाबेस का वेरिएंट देखा था उससे ये थोड़ा सा चेंज है, तो ये बात आपने जो है वो याद रखनी है। अच्छा, अब यहाँ पे एक्सपोर्ट पैरामीटर फ़ाइल, फिर आगे फ़ाइल का नाम दे दिया, फिर एक्सपोर्ट यूज़र नेम पासवर्ड, फिर पैरामीटर फ़ाइल, अगेन फ़ाइल का नेम, फिर फुल बैकअप करना है या फुल एक्सपोर्ट करना है इज इक्वल टू वाई, तो इट मीन्स यस। फिर ग्रांट्स भी साथ कॉपी होंगी, इंडेक्सेस भी होंगे, कंसिस्टेंट स्टेट भी होगी। तो मतलब ये सारी चीज़ें सेम इंपोर्ट में भी ऐसी ही होंगी, इनको बस आपने एक बार देख लेना है। इंपोर्ट यूटिलिटी क्या होती है कि जब एक बार एक्सपोर्ट यूटिलिटी के ज़रिए से आपने अपने एसक्यूएल कोड ब्लॉक के टेबल्स, अपने स्कीमा को जो है वो कॉपी करके बाइनरी फॉर्मेट में किसी जगह स्टोर कर दिया, जिसे हमने डंप फाइल का नाम दिया। अब आपको कल को अपनी डेटाबेस में वही टेबल का स्ट्रक्चर जो कल आपने बाइनरी टेक्स्ट में, बाइनरी फॉर्म में स्टोर किया था, वो अगर आपको दोबारा अपने स्कीमा में यूज़ करना है तो हम उसको इंपोर्ट यूटिलिटी के ज़रिए से इंपोर्ट करेंगे। और इंपोर्ट करने से हम बेसिकली उसको रीड कर रहे होते हैं, किसको, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशंस को और इस तरह की चीज़ों को। फिर उसके बाद एक्सपोर्ट फाइल जो है उसमें ऑब्जेक्ट्स एक ख़ास ऑर्डर में, ख़ास सीक्वेंस में होते हैं। ये सीक्वेंस आपने देख लेना है। सबसे पहले टाइप की डेफिनेशंस होती हैं, फिर टेबल की डेफिनेशंस, फिर टेबल में मौजूद डेटा होता है, फिर अगर आपने उस डेटा के ऊपर कोई इंडेक्सेस लगाए हुए हैं तो वो होते हैं, फिर इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं जिसमें हमारे पास फॉरेन की, कोई ग्रांट्स, रिवोक्स, इस तरह की सारी चीज़ें आ जाती हैं। एंड देन एट द वेरी एंड हमारे पास बिट मैप होता है, फंक्शनल डोमेन्स होती हैं और डोमेन इंडेक्सेस। ठीक है, ये इंपोर्ट कमांड्स हैं, सेम जैसे मैंने आपको बताया था एक्सपोर्ट कमांड्स होती हैं। फिर लेक्चर आ जाता है 214। इसमें हमने देखना है कि हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फाइल्स को या यूटिलिटीज़ को कैसे कंट्रोल और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आमतौर पे क्या होता है, एरर हैंडलिंग की अगर हम बात करें तो किसी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट की वजह से अगर कोई रो रिजेक्ट हो गई है तो इंपोर्ट जो है वो आमतौर पे एक वार्निंग मैसेज जो है वो दे देता है। फिर कुछ एरर ऐसे होते हैं जैसे टेबल स्पेस फुल एरर होगा। इसकी वजह से क्या होगा कि ये एरर बेसिकली ये बता रहा होगा कि टेबल स्पेस में, या कह लें कि आपके टेबल में कोई जगह नहीं बची, तो मज़ीद कोई रो एंटर नहीं होंगी। लेकिन अगर इसके अलावा कोई एरर होता है तो आमतौर पे एक रो जो है वो एरर शो कर देती है और फिर उस रो को स्किप करके, इग्नोर करके, फिर आगे से जो है वो डेटा फिल होने लग जाता है या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होने लग जाता है। ये जो टेबल स्पेस फुल वाला है इसकी भी एक ऑप्शन है कि ये आपके बाकी सारे रोज़ के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बिल्कुल सिरे से ख़त्म ना करे, बल्कि बाद में रिज्यूम हम उसको कर सकें ताकि हमारा पिछली मेहनत और एफ़र्ट जो है वो लॉस ना हो। उसका एक तरीका है कि हमने अपने कोड ब्लॉक में स्टार्ट में पैरामीटर्स जब सेट किए थे इनिशियलाइजेशन फाइल में, उसमें आपने रिज्यूमेबल इज इक्वल टू वाई कर देना है। तो वाई मीन्स यस। तो इससे क्या होगा कि इवन अगर आपको टेबल स्पेस फुल एरर भी मिलेगा अगर अपने डेटाबेस में, तो उसको पता होगा कि मैं जो हूँ वो रिज्यूमेबल हूँ। तो जब एक बार वो एरर शो कर देगा, जनरेट कर देगा और फिर फ़ौरन से अगली रो से जो है वो फिर से रिज्यूम हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ये जो इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, जो रो में आपको एरर नज़र आ सकते हैं, वो आमतौर पे नॉट नल कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, यूनिकनेस कंस्ट्रेंट, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, चेक कंस्ट्रेंट्स, इनको जो है वो हमने मिड टर्म्स में देखा था। फिर उसके बाद इनवैलिड डेटा क्या होता है, रो एरर्स हैं, ये तब भी हो सकते हैं अगर आपने टेबल्स में कॉलम की कोई और डेफिनेशन दी थी कि हाँ मैंने इसमें इंटीजर स्टोर करने हैं, और जब आप डेटा फिल करने लगे या एक्सपोर्ट फाइल में आप इंटीजर की जगह उसमें वेरिएबल कैरेक्टर्स फिल कर दें, कोई डेसिमल की वैल्यूज़ फिल कर दें। ठीक है, उसके अलावा अगर इस तरह से डिफरेंट साइज़ का या नेमिंग इश्यूज़ आ जाते हैं तो वो भी एरर में काउंट होंगे। उसके अलावा क्या होता है कि अगर हम आपकी फ़ाइल में, आपकी डेटाबेस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हुए एरर्स आ गए हैं तो जिस डेटाबेस में काम किया जा रहा होता है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है और ऑटोमेटिकली नेक्स्ट डेटाबेस से जो है वो काम शुरू हो जाता है। अगर आपने इग्नोर पैरामीटर को n लाइक नो के इक्वल किया हुआ है जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, तो एरर जो है वो रिपोर्ट होगा ना, ऑब्जेक्ट रिप्लेस होगा, और क्या होगा कि ये जो आपकी इंपोर्ट यूटिलिटी है वो अगले ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट काम करना शुरू कर देगी। ठीक है, और इसी तरह अगर आपने इग्नोर को येस पे किया हुआ है तो फिर क्या होगा कि बिल्कुल ही वो इग्नोर हो जाएगा एरर। इवन जो आपको एरर जनरेट होके आपको वार्निंग मिलती है, वार्निंग साइन भी नहीं आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आपने इग्नोर इज इक्वल टू यस किया है तो आपको इस तरह का कोई एरर अगर फेस करना भी पड़ता है डेटाबेस में तो वो इग्नोर हो जाएगा, आपको एरर कंसोल पे नज़र नहीं आएगा। और अगर इग्नोर इज इक्वल टू एन किया हुआ है तो एरर शो होगा और फिर नेक्स्ट डेटाबेस में ऑटोमेटिकली जो है वो आपका पॉइंटर समझ लें चला जाएगा। ठीक है, फिर उसके अलावा सीक्वेंस नंबर्स की बात करते हैं। सीक्वेंस नंबर्स जो हैं वो एक्सपोर्ट फाइल्स में जो है उनको बार बार रीसेट करना पड़ता है। उसके अलावा हम सीक्वेंसेस को ड्रॉप भी कर सकते हैं अगर आपको बार बार रीसेट करना पड़ रहा है। ठीक है, उसके अलावा क्रिएट सीक्वेंस स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ तभी काम करती है अगर आपने अपनी डेटाबेस में पहले से, अपनी एक्सपोर्ट यूटिलिटी में पहले से कोई सीक्वेंस क्रिएट नहीं किया हुआ। लेकिन अगर आपके पास कोई सीक्वेंस ऑलरेडी क्रिएटेड है तो फिर हम क्रिएट सीक्वेंस कमांड के ज़रिए से फिर से उसको रिक्रिएट नहीं कर सकते। उसके लिए पहले ज़रूरी है कि जो आपने पहले से सीक्वेंस क्रिएट किया था उसको ड्रॉप करें, एंड वंस यू आर डन विद दिस फिर हम नए एंड से जो है वो
क्रिएट सीक्वेंस से नया सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे पार्टीशन लेवल इंपोर्ट जो है वो डिफरेंट वेज़ में हो सकती है। यहाँ पे डिफरेंट मतलब किस तरह से हम इंपोर्ट कर सकते हैं या किस तरह से हम इंपोर्ट यूटिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। तो उसके 3 तरीके हैं। टेबल लेवल इंपोर्ट में क्या होगा कि सारे सारे टेबल्स को टेबल बाय टेबल जो है वो हम डेटा इंपोर्ट करेंगे। पार्टीशन लेवल इंपोर्ट में क्या होगा कि किसी टेबल की कोई पार्टीशन, उसकी कोई फ्रेगमेंट, वहाँ से डेटा हम इंपोर्ट करेंगे। और उसके अलावा यहाँ पे आ जाता है यू मस्ट सेट द पैरामीटर इग्नोर इक्वल टू यस व्हेन लोडिंग डेटा इनटू एन एग्जिस्टिंग टेबल। तो अगर आप किसी एग्जिस्टिंग टेबल में डेटा को इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इग्नोर इक्वल टू यस करें, तो तभी ये पॉसिबल होगा कि हम डेटा को इंपोर्ट कर सकेंगे। नहीं तो आपके पास एरर आ जाएगा कि ये टेबल जो है ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है आपकी डेटाबेस में, तो फिर पहले आपको प्रॉपर चैनल से ड्रॉप करना पड़ेगा। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है कि हमारे पास अगर जो है टेबल पहले से मौजूद है और हम इंपोर्ट करना चाहते हैं तो फिर क्या इसके लिए जो है वो सिनेरियो का। अगर जब हम टेबल्स को मैनुअली क्रिएट कर रहे होते हैं तो क्रिएट टेबल स्टेटमेंट जो है वो फेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टेबल जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर हम नए सिरे से क्रिएट टेबल नहीं कर सकते, उससे पहले आपको ड्रॉप करना पड़ता है। ठीक है, तो इस फेलियर को अवॉइड करने के लिए और ये कंटिन्यू रखने के लिए कि हमारा डेटा लोड होता रहे, इंपोर्ट यूटिलिटी चलती रहे, तो हमने इग्नोर पैरामीटर को यस पे सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे और इग्नोर पैरामीटर को नो पे सिलेक्ट रखा करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो इग्नोर नहीं होगा एरर, और आपका डेटा जो है वो लोड ही नहीं होगा टेबल में। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हो गई। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं विच इज़ टॉपिक 216। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे पोर्टल इंपोर्ट जो है वो आमतौर पे हम क्या करते हैं कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम कैसे इंपोर्ट करते हैं, ये हमने पोर्टल इंपोर्ट में देखना है। इसके लिए आपने पहले ट्रांसपोर्ट के सेट्स बनाने होते हैं और मतलब टेबल्स में से इंफॉर्मेशन लेके कि जो जो चीज़ें आपने इंपोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट्स के बाद इंपोर्ट करनी है, उनको हम एक एक सेट में जो है वो रखते जाते हैं। फिर उसके अलावा ये जो ट्रांसपोर्ट सेट्स की इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको मैनिफेस्ट में नज़र आती है। मैनिफेस्ट आपके पास एक लिस्ट होती है ऑब्जेक्ट्स की एक ट्रांसपोर्ट सेट के अंदर, और वो आपको मतलब पूरा एक कंट्रोल देती है एक्सपोर्ट के ऊपर, और आपको जो है वो ग्रैनुलर लेवल की डिटेल्स बताती है कि आपको सारी निटीज़ ग्रिटीज़ बताती है कि हाँ इतना कंट्रोल है, ये फाइल्स हैं, इनको एक्सपोर्ट करना है, इनको नहीं करना। ठीक है, तो मतलब सारी इन्फॉर्मेशन एक्सपोर्ट से रिलेटेड आपको मैनिफेस्ट में मिलेगी। एंड मैनिफेस्ट इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच इज़ प्रेजेंट विद इन योर ट्रांसपोर्ट सेट। और ये चाहिए क्यों होती है? हमें पोर्टल इंपोर्ट के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे अगेन टारगेट सिस्टम में डेटा को मूव करना होता है, तो उसके ये कुछ स्टेप्स हैं कि आपने जो है वो एक्वायर्ड ट्रांसपोर्ट सेट पोर्टलेट में जाना है, फिर वहाँ से आपने ब्राउज सोर्स पोर्टल पे क्लिक करना है, फिर एडमिनिस्ट्रेटर पेज पे ये ऑप्शन आपको मिलेगी, फिर उसके बाद सोर्स पोर्टल पे क्लिक करना है। तो ये स्टेप्स हैं, इनको बस आपने एक बार रीड कर लेना है। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे डिस्प्ले मैनिफेस्ट क्या होता है मैं आपको बता दिया। इसी तरह ट्री व्यू से हमें नेस्टेड डिपेंडेंसीज पता चलती हैं कि कौन सा कह लें कि टेबल स्पेस या कौन सी पार्टीशन किस पे डिपेंड कर रही है, किस पे नहीं कर रही। तो इन स्टेप्स को आपने एक दो बार रीड आउट कर लेना है। फिर नेक्स्ट आ जाता है 217। ओरेकल यूटिलिटीज़ को यूज़ करते हुए हम लॉजिकल बैकअप कैसे कर सकते हैं। लॉजिकल बैकअप्स ऐसे बैकअप्स होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि एक्सपोर्ट यूटिलिटी की मदद से अपने एसक्यूएल का कोई भी स्कीमा, उसका कोई भी कोड समझ लें कि बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके डंप फाइल में रख देते हैं और फिर उस डंप फाइल को बाद में इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिर उसके अलावा कुछ आपको नज़र आ रहा है कि डेटा पंप जो है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। एक डेटा पंप एक्सपोर्ट यूटिलिटी होती है, फिर एक इंपोर्ट यूटिलिटी, फिर उसके बाद डेटा लाइक DBMS का डेटा पंप, और फिर DBMS का मेटा डेटा। और मेटा डेटा क्या होता है? डेटा अबाउट द डेटा। ठीक है, फिर उसके अलावा डेटा पंप के कुछ आपके पास मोड्स होते हैं, जैसे पूरे डेटाबेस को आपने रिकवर करना है, बैकअप करना है, या फिर स्कीमा लेवल पे करना है उसको एग्जीक्यूट, या टेबल लेवल पे, या टेबल स्पेस लेवल पे, या ऐसे टेबल स्पेस में जो ट्रांसपोर्टेबल हो, जो पोर्टेबल हो, जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो। फिर अब आपके पास एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की एक एक एग्जांपल है। ऐसे जिसमें और कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यहाँ पे अब आपने ये देखना है कि ये एक्सपोर्ट और ये डंप फाइल जो है वो बेसिकली एक्सपोर्ट हो रही है, और ये इंपोर्ट डंप फाइल के लिए जो आपके पास सिंटेक्स है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है 218।
कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, लाइक कोई चीज़ें ज़रूरी हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं आपके पास मूविंग ऑब्जेक्ट्स को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने के लिए। उसके लिए आपके पास सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स आपको पता होनी चाहिए, और इसके अलावा कोई एडिशनल पॉइंट्स हैं, कोई एडिशनल कंसिडरेशंस हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए कंटेंट को आपके पास कुछ प्रिविलेजेस होती हैं, जैसे पोर्टल स्कीमा का नेम हो गया, उसका पासवर्ड हो गया, यूज़र का नेम हो गया, उसका पासवर्ड हो गया, फिर पोर्टल में जो स्ट्रिंग्स को कनेक्ट करने की इन्फॉर्मेशन है वो हो गई, फिर कंपनी का नेम हो गया। अब यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि कंपनी नेम हम सिर्फ तब यूज़ करते हैं जब आपके पास कोई आपने क्या करना हो कि किसी होस्ट की कोई पोर्ट इंस्टॉलेशन करनी हो, अदरवाइज़ हम आमतौर पे इसको ब्लैंक ही लीव करते हैं। फिर उसके अलावा जो एक्सपोर्ट यूटिलिटी होती है वो सारे का सारा डेटा एक्सपोर्ट करती है, इसमें आपके पास यूनिक कोड डेटा भी आ जाता है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखें कि कभी कभी क्या होता है कि जो 8 बिट कैरेक्टर्स होते हैं वो उनमें डेटा लॉस होकर 7 बिट कैरेक्टर के बराबर जो है वो बच जाता है। और ये कब होता है, अगर आप जो है वो किसी ऐसी लैंग्वेज वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे हैं जो 7 बिट्स को जो है वो सपोर्ट करता है, या फिर आपके पास नेटिव 7 बिट कैरेक्टर सेट है। ठीक है। तो मतलब ये डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं जिनमें आपके पास 8 बिट का डेटा जो है वो डेटा लॉस का शिकार होकर 7 बिट्स में कन्वर्ट हो सकता है। फिर 219 आ जाता है। इसमें हमने जनरल ओवरव्यू देखना है डेटाबेस मैनेजर का। ओरेकल एंटरप्राइज मैनेजर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है हम डिफरेंट यूटिलिटीज़ को रन कर सकते हैं, जैसे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके सेट ओरेकल सिस्टम आईडी इज इक्वल टू ओरेकल की कोई भी आईडी सेट कर देनी है। फिर उसके बाद आपने जो है वो स्टॉप कंसोल, स्टार्ट कंसोल, तो हम मतलब ओरेकल एंटरप्राइज मैनेजर को डिफरेंट कमांड्स के ज़रिए से जो है वो इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर ये आपको लॉगिन यहाँ से मिलेगा। एंड इफ़ यू डू रिमेंबर, अगर आपने इस पर काम किया हो, हमने असाइनमेंट में किया था इस पर ओरेकल पे काम, तो यहाँ पे हमने लॉगिन करना होता है और यूज़र नेम और पासवर्ड फिर हमने देखना था। थोड़ा सा इंटरफेस ये नज़र आ रहा है जो आपको, वो डिफरेंट है क्योंकि हमने ओरेकल 11G में काम किया था और ये है हमारे पास एंटरप्राइज मैनेजर। ठीक है। वेरिएंट तो 11G का ही है, लेकिन उसका आप कह लें कि समझ लें परचेज वेरिएंट है। अच्छा जी, अब यहाँ पे फिर होम में आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। खैर ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है इंपॉर्टेंट, ये ग्राफिक्स हैं कुछ, बस इनको एक बार देख लें। अच्छा, अब आ जाता है हमारे पास टॉपिक 220, और इसमें हमने बात करनी है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग की। ट्रांजैक्शन बेसिकली क्या होती है, ये एक यूनिट ऑफ वर्क है, लॉजिकल और एटॉमिक यूनिट ऑफ वर्क है, जिसमें एक या एक से ज़्यादा एसक्यूएल स्टेटमेंट्स मौजूद होती हैं। ठीक है। एसक्यूएल स्टेटमेंट जो है वो आमतौर पे क्लाइंट इनिशिएट करता है और उसको एग्जीक्यूट जो है वो थोड़े से दूर मौजूद सर्वर पे किया जाता है। ट्रांजैक्शन, अगेन आई रिपीट, कि ये लॉजिकल और एटॉमिक यूनिट ऑफ वर्क है जिसमें एक या एक से ज़्यादा जो है वो एसक्यूएल स्टेटमेंट्स होती हैं। और ट्रांजैक्शन की दो ही स्टेट्स होती हैं, या तो वो कमिटेड होगी या फिर वो रोल्ड बैक होगी। कमिटेड का मतलब है कि वो डन है, कंप्लीट हो गई है, और रोल्ड बैक का मतलब होता है कि किसी टाइम पे वो फेल हुई और फिर हमने उसको वहाँ से जो है वो अनडू कर दिया। तो कमिटेड का मतलब समझ लें रीडू की तरह होता है, और रोल्ड बैक जो है वो अनडू हमने उसे करना होता है। तो इसके अलावा कोई इसकी पार्शियल स्टेट नहीं होती। उसके अलावा जो ट्रांजैक्शन है वो कंसिस्टेंट भी हो सकती है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकती है। अगर वो सक्सेसफुली, अगर आपने समझ लें एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में सम ऑफ मनी ट्रांसफ़र करना था, अगर तो वो आपने कर दिया ट्रांसफ़र, तो इसका मतलब है कि वो पूरी डेटाबेस आपकी कंसिस्टेंट थी। और अगर वो नहीं हो सकी, तो आपकी ट्रांजैक्शन नहीं हो सकी, तो समझ लें कि वो इनकंसिस्टेंट है। तो देयर इज़ नो स्टेट इन बिटवीन, आपके पास दो ही ऑप्शन हैं, येस और नो। फिर उसके बाद आ जाता है कि इसमें प्रोसेसिंग कैसे होगी। आपके पास ये ज़रूरी होता है कि कंसिस्टेंट आपके पास ट्रांजैक्शंस हों डेफिनेटली, फिर ही हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो एज़ पर द नीड आते हैं। फिर उसके अलावा सिस्टम्स की समझ लें दो टाइप्स हैं, सिंगल यूज़र DBMS या फिर मल्टी यूज़र। सिंगल यूज़र DBMS वो होता है जिसमें इफ़ एट मोस्ट वन यूज़र कैन यूज़ द सिस्टम एट अ टाइम, कि एक वक्त में सिर्फ एक ही यूज़र अगर वो काम कर रहा होगा तो वो सिंगल यूज़र है DBMS। और अगर काफ़ी सारे यूज़र्स एट सिंगल टाइम कंकरेंटली जो है वो काम कर रहे होंगे एक डेटाबेस में, तो हम कहेंगे कि ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो मल्टी यूज़र है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाता है 221। अगेन हमने थोड़ी बात करनी है कि ट्रांजैक्शंस को जो है वो हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। सो ये स्लाइड आपके पास रिपीट होगी। अब ट्रांजैक्शन टी से इसे डिनोट किया हुआ है, ये एक डेटाबेस का लॉजिकल यूनिट है जिसमें एक या एक से ज़्यादा डेटाबेस के एक्सेस ऑपरेशंस जो हैं वो मौजूद होते हैं।
फिर ट्रांजैक्शन की कुछ बाउंड्रीज होती हैं कि उसमें एक बिगन स्टेटमेंट होती है और एक एंड स्टेटमेंट, लाइक बिगन से वो ट्रांजैक्शन स्टार्ट होती है और एंड से जो है वो टर्मिनेट होती है। फिर अगेन ट्रांजैक्शंस की कुछ टाइप्स हैं, या तो रीड ट्रांजैक्शन या फिर राइट ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पे आपसे सवाल पूछा हुआ है कि ये इतना सा जो कोड ब्लॉक है आपके पास, वो स्टेटमेंट है या ट्रांजैक्शन है। सो देखें, एसक्यूएल स्टेटमेंट तो ये है, और हमने कहा कि भाई ट्रांजैक्शन जो है वो एक या एक से ज़्यादा एसक्यूएल स्टेटमेंट्स होती हैं। सो यू विल थिंक कि दिस इज़ अ ट्रांजैक्शन, बट दिस इज़ नॉट द केस। क्यों? क्योंकि अभी हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा है कि जो ट्रांजैक्शन होती है उसका एक प्रॉपर बिगन और एक एंड हम कीवर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। सो एज यू कैन सी, हमें यहाँ पे कोई बिगन और एंड कमांड जो है वो नहीं नज़र आ रही, नहीं आ रहा कोई कीवर्ड नज़र। तो ये आपके पास जो एक एसक्यूएल स्टेटमेंट है, इट्स नॉट अ ट्रांजैक्शन। और अगेन इसी को इनकैप्सुलेट अगर हम करते हैं बिगन और एंड में, तो ये आपके पास जो है वो अब ट्रांजैक्शन बन गई, ठीक है। फिर आ जाता है टॉपिक 222। यहाँ पे हमने देखना है कि जो ट्रांजैक्शन होती है उसका मेन रोल क्या है। ट्रांजैक्शंस जो हैं वो एक नेटवर्क के अक्रॉस ट्रैवल कर रही होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर दो बैंक अकाउंट्स में हमने कैश को जो है वो ट्रांसफ़र करना है, तो वो कोई कम्युनिकेशन लिंक होगा जो बेशक कोई समझ लें कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह जब वो अपडेट होगा तो कोई ना कोई एक नेटवर्क पे जो है वो ट्रैवल हो रहा होता है। तो हमने ये मेक श्योर करना होता है कि हम सेफली जो है वो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करें। क्यों? क्योंकि जहाँ पे भी नेटवर्क की बात आती है कि भाई नेटवर्क पे डेटा ट्रैवल होना है, तो नेटवर्क में हमेशा चांसेस होते हैं कि आपका डेटा लॉस भी हो सकता है। उसके अलावा ट्रांजैक्शंस का लॉग हो सकता है, वो रिकॉर्ड कोई ना भी रखे, ठीक है। यहाँ पे फिर बात आ जाती है कि कहना सिंपल एसक्यूएल मैनेज लॉग्स, तो यस सिंपल जो आपके पास एसक्यूएल स्टेटमेंट्स होती हैं, जो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है जो आपके पास, वो लॉग्स को, इवेंट के रिकॉर्ड्स को इजीली मैनेज कर सकती है। इसी तरह कैन ट्रांजैक्शन इन ब्लॉक मैनेजेबल, तो हाँ जी, ट्रांजैक्शन जो है किसी भी ब्लॉक में, पीएल एसक्यूएल कोड ब्लॉक में, हम उसको इजीली मैनेज भी कर सकते हैं। बस उसके लिए हमें अपना कोड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल जो है वो अकॉर्डिंग टू द नीड रखना पड़ता है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की। जितने भी ऑनलाइन एप्लीकेशन जितनी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन हैं, कोई रिटेल स्टोर, कोई इनवॉइस जनरेटिंग सिस्टम, उन सब में जो है वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग यूज़ की जाती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अगर एक ट्रांजैक्शन जो है जो समझ लें कि हर एक सेकंड में 15 डेबिट कार्ड्स जो हैं उनकी ट्रांजैक्शन को कैरी आउट कर रही है, तो हम कहेंगे कि ये कॉमन है कि हर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम ये कर लेता है। लेकिन अगर एक सेकंड में 50 ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस किया जा रहा है, तो हम कहेंगे दिस इज़ अ गुड सिस्टम। अगर 100 को किया जा रहा है तो फास्ट, और अगर 400 को प्रोसेस किया जा रहा है तो इसके लिए एक टर्म है कि लीन एंड मीन सिस्टम। तो लीन एंड मीन सिस्टम कौन सा होता है? जिसमें जो है वो 400 ट्रांजैक्शंस को पर सेकंड प्रोसेस किया जाता है। अच्छा, फिर उसके अलावा ये जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है ये आपको और कुछ फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करता है, लाइक हम पैरेलल डेटाबेसिस को इकट्ठा यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा टेरा डेटा कैपेबिलिटीज़ एंड कॉन्फ़िगरेशन एंड ट्यूनिंग, तो इन सब फंक्शनैलिटीज़ में जो है वो हम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग्स को यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है टॉपिक नंबर 223। इसमें अब हमने देखनी है ट्रांजैक्शंस की एग्जांपल्स। तो यहाँ पे अब देखें कि एटीएम जो है, जो बेसिकली मनी को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो डिस्पेंसर टाइप आपको मशीन या डिवाइस नज़र आ रही है, वो करेंसी कलेक्ट करती है और हम इजीली जो है वो अपनी ट्रांजैक्शंस यहाँ से कर सकते हैं। फिर उसके बाद फ़ंड्स ट्रांसफ़र का एक कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ है कि समझ लें आपने क्या करना है कि आपने चेकिंग अकाउंट है कोई आपका, उसमें से आपने यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख, आपने 4 लाख रुपीज़ जो हैं वो अपने चेकिंग अकाउंट से सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं। सो यूज़र को तो लगेगा कि ये एक एक्टिविटी है, लेकिन डेटाबेस के लिए इट्स सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो ओवरऑल मिला के कहता है कि हाँ ये एक ट्रांजैक्शन हुई है कंप्लीट। तो सबसे पहले चेकिंग अकाउंट की अमाउंट रीड की जाएगी, फिर सेविंग्स अकाउंट की अमाउंट रीड की जाएगी, फिर चेकिंग अकाउंट से सेविंग अकाउंट में डालना है ना, तो चेकिंग अकाउंट में से लाइक एक्स की वैल्यू में से हम 4 लाख को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर से वाई में ऐड कर देंगे, फिर वाई की न्यू वैल्यू राइट करेंगे और एक्स की न्यू वैल्यू राइट करेंगे, ठीक है। तो यही जो अभी मैंने बोल के बताया ये इस तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है 224। यहाँ पे हमने ट्रांजैक्शन की ही एग्जांपल्स को जो है वो उसकी डिस्कशन को कंटिन्यू करना है। तो कोई रिटेल स्टोर या कोई आपका कोई शॉपिंग मार्ट है और उसमें आपने कोई भी आइटम्स जो हैं, शॉपिंग आइटम समझ लें, वो परचेज़ किए हैं, तो एक इनवॉइस जो है वो इशू किया जाता है, ठीक है, एट द एंड ऑफ शॉपिंग। अब वो क्या होता है कि उसमें ट्रांजैक्शन आमतौर पे बताई गई होती है कि आपने कौन कौन से आइटम्स जो हैं वो परचेज़ किए हैं। तो आमतौर पे क्या होता है कि बहुत सारे जो हैं वो कस्टमर्स होते हैं और वो सिंगल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम
में जो है उनके डेबिट कार्ड्स जा रहे होते हैं और प्रोसेस हो रहे होते हैं। तो मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट में जो है वो ट्रांजैक्शंस को हैंडल करना प्रॉपर वे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे अब जैसे देखें कि ये क्लाइंट 1 है और ये क्लाइंट 2 है, ठीक है। लेकिन अब इसने पैनाडोल टैबलेट्स ली और डिस्प्रिन टैबलेट्स 13 और 18 रुपीज़ इसकी अमाउंट थी। और यहाँ पे जो है अगेन जो क्लाइंट 2 था उसने भी पैनाडोल और डिस्प्रिन टैबलेट्स ली और इसकी भी 13 और 2 ही अमाउंट थी। लेकिन उसने क्या किया कि उसने एक आइटम और एक्स्ट्रा ले लिया, पैनाडोल सिरप। तो इसकी वजह से उसका टोटल, उसका डिस्काउंट, नेट टोटल बैलेंस, ये सारा कुछ जो है वो चेंज हो गया। तो ट्रांजैक्शन सेम हो सकती हैं लेकिन उसमें और कोई एडिशन या रिमूवल की वजह से आपको नेट रिज़ल्ट जो है वो डिफरेंट देखने को मिल सकता है। तो ट्रांजैक्शंस को पढ़ना और उनको समझना और उनको सक्सेसफुली डेटाबेस के क्रॉस एग्जीक्यूट करना इसीलिए ज़रूरी होता है ताकि हम डेटा की इंटेग्रिटी को जो है वो बेटर वे में मैनेज कर सकें। सो यहाँ पे आ जाता है टॉपिक नंबर 225। इसमें हमने अगेन एग्जांपल्स देखनी है ट्रांजैक्शन की। एक होता है रीड आइटम। रीड आइटम बेसिकली क्या करता है कि वैल्यू को रीड करता है, ठीक है। और ये बहुत बेसिक सा ऑपरेशन है और इसके लिए शेयर्ड लॉग्स होते हैं, ये हम लास्ट टॉपिक्स में इंशाल्लाह जाके पढ़ेंगे। तो रीड आइटम बेसिकली एड्रेस फाइंड करता है डिस्क ब्लॉक का जिसमें कोई आइटम एक्स पड़ा हो जिसको आपने रीड करना है। फिर उसके बाद वो डिस्क ब्लॉक को बफर में कॉपी करता है। बफर एक टेम्प्रेरी स्टोरेज एरिया होता है आपकी मेमोरी में, और फिर वो उस आइटम को उठा के बफर से अपने मेन प्रोग्राम में जो है वो कॉपी पेस्ट कर देता है, ठीक है। राइट आइटम में क्या होता है कि एड्रेस पहले फाइंड करता है जस्ट लाइक रीड आइटम एक्स, और फिर डिस्क ब्लॉक में से कॉपी करता है सेम पिछले की तरह। फिर उसके बाद कॉपी करता है प्रोग्राम वेरिएबल में, और ये कोई प्रोग्राम लाइक हम अपनी मर्ज़ी से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिस भी डेटाबेस में हम काम कर रहे हैं उसमें कोई भी हम प्रोग्राम का नाम दे सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक एक्स्ट्रा चीज़ करता है कि अपडेटेड ब्लॉक को जो है वो स्टोर भी करता है बफर में और फिर वापस उसे डिस्क में लेके जाता है, ठीक है। फ़ौरन से भी लेके जा सकता है या कभी बाद में चाहिए हो तब भी। तो अब यहाँ पे देखें आपको दो ट्रांजैक्शंस मिल रही हैं। पहली जो टी नॉट ट्रांजैक्शन थी उसमें रीड की ए की वैल्यू, फिर उस ए की वैल्यू में से 50 जो है माइनस कर दिया, फिर यहाँ पे राइट कर दिया लाइक डेटाबेस में सेव कर दी वैल्यू, फिर बी को रीड किया, फिर बी में 50 प्लस कर दिया, फिर उस बी की वैल्यू को राइट कर दिया। तो मतलब इस तरह से यहाँ पे भी ये अगली ट्रांजेक्शन है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम लेक्चर नंबर 201 टू 225। टोटल हमारे पास 250 लेक्चर्स हैं। सो इंशाल्लाह इसकी एक वीडियो और रहती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। इसमें अगर कोई भी कन्फ्यूजन या क्यूरी रह गई हो सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। सी यू सून, टिल देन खुदा हाफिज़।